वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या होता है। जैसा कि आपको नाम से ही वाजे हो रहा है कि मायोकार्डियम का मतलब है हार्ट और इन्फार्क्शन का मतलब है निक्रोसिस। तो जब इन दोनों टर्म्स को इकट्ठे करके आप देखेंगे तो इसमें हमारे पास बन जाता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या होगी, नेक्रोसिस होगी। अब नेक्रोसिस क्यों होगी? ड्यू टू ज़्यादातर जो वजह है हमारे पास वो है एथीरोस्क्लेरोसिस की वजह से। अगर फ़र्ज़ किया हमारे पास, हम एग्जांपल ले लेते हैं हार्ट की, कि हार्ट में हमारे पास ये कोरोनरी आर्टरी है। अब कोरोनरी आर्टरी में कोई इस तरह का प्लैक आपका बन रहा है कि वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस कर रहा है और एट द एंड में हमारे पास क्या है, कंप्लीट ओक्लूजन कर रहा है आर्टरी की। तो इस कंप्लीट ओक्लूजन की वजह से जो हमारे पास ब्लड फ्लो है वो नहीं आगे जा पा रहा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ऑक्सीजन क्या होगी, वो कम जा रही होगी आगे की तरफ, या आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ज़ीरो होगी। तो उसकी वजह से हमारे पास एट द एंड रिज़ल्ट क्या होगा, एटीपी प्रोडक्शन जो होगी वो ज़ीरो होगी। तो इस कंडीशन को आप क्या बोलेंगे, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अब ज़ाहिर बात है, जब ऑक्सीजन यहाँ से आगे ही नहीं जा पा रही तो जो मज़ीद आगे के सेल होंगे या मायोकार्डियल सेल्स जिन्हें हम बोलेंगे वो क्या करेंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। और वो क्या होगा, उस कंडीशन को हम बोलते हैं निक्रोसिस। तो अब इसका निक्रोसिस का आपको किस तरह पता चलेगा, तो जब आप कार्डियक बायोमार्कर्स चेक करेंगे जो कि हमारे पास है ट्रोपोनिन आई और CKMB लेवल, वो क्या होंगे, हमारे पास रेज होंगे। और दूसरी कंडीशन किस तरह आप चेक करेंगे कि इसमें जो टाइम ड्यूरेशन है इस्कीमिया का वो ग्रेटर देन 20 मिनट्स होगा। अगर फ़र्ज़ किया ये लेस देन 20 मिनट्स है तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो निक्रोसिस नहीं होगा, वो बल्कि इस्कीमिया होगा। लेकिन आपने इन दोनों को डिफ्रेंशिएट किस तरह करना है, कार्डियक एंजाइम्स को देख के। तो अब हम देखते हैं बुक की तरफ चलते हैं और देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहली कंडीशन के मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या है, तो निक्रोसिस ऑफ कार्डियक मायोसाइट्स है, यूजली ड्यू टू रप्चर ऑफ एन एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक विथ थ्रोम्बोसिस एंड कंप्लीट ओक्लूजन। अब इसमें हमारे पास जो ओक्लूजन क्या होगी, वो कंप्लीट होगी। अदर काजेज जो है हमारे पास कौन सी है, वो कोरोनरी आर्टरी वेजोस्पाज्म की वजह से हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रिज्मेटल एंजाइना या कोकेन ओब्यूज़ है। इसके अलावा एम्बोलाई की वजह से हो सकता है, और वेस्कुलाइटस। अब वेस्कुलाइटस कौन सी टाइप है जो प्रोग्रेस कर जाती है हमारे पास मायोकार्डियल इन्फेक्शन की तरफ, तो वो है कवासाकी डिजीज़। अगर आपको ये नहीं पता कि कवासाकी डिजीज़ क्या है हमारे पास, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वेस्कुलाइटिस के ऊपर वीडियो मौजूद है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स हैं बिल्कुल हमारे पास बिल्कुल उसी तरह के हैं जिस तरह हमारे पास एंजाइना के केस में आते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, सिवियर क्रशिंग चेस्ट पेन यूजली लास्टिंग ग्रेटर दैन 20 मिनट्स दैट रेडिएट्स टू द लेफ्ट आर्म और जा। डायाफोरेसिस का मतलब है कि स्वेटिंग। इसके अलावा डिस्निया, डिस्निया का मतलब है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। सिम्टम्स आर नॉट रिलीव बाय नाइट्रोग्लाइसरीन। अब इसमें डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर हमारे पास क्या है कि सिम्टम्स जो है हमारे पास नाइट्रोग्लाइसरीन के साथ रिलीव नहीं होंगे। अब इन्फाक्शन जो है वो यूजली हमारे पास कौन सी आर्टरी को इन्वॉल्व करता है, कौन, तो हमारे पास ज़्यादातर तीन है। तो सबसे पहले है लेफ़्ट वेंट्रिकल, जो सबसे ज़्यादा उसको इन्वॉल्व करता है। इसके अलावा फिर राइट वेंट्रिकल की बारी आती है, और उसके बाद हमारे पास जो लीस्ट है वो है बोथ एट्रिया। ठीक है, तो अगर फ़र्ज़ किया कोई आपसे MCQ में पूछे कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा कौन सा चैम्बर इन्वॉल्व होता है या कौन सी साइड इन्वॉल्व होती है, तो वो है लेफ़्ट वेंट्रिकल। अब ओक्लूजन अगर फ़र्ज़ किया आपके पास आ जाती है लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी की, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास कौन कौन से एरिया जो हार्ट का वो अफेक्ट होगा, तो लीड टू इन्फॉक्शन ऑफ द इंटीरियर वॉल और इंटीरियर सेप्टम ऑफ द लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो आपके लिए MCQs में इस तरह आ जाता है कि अगर फ़र्ज़ किया आपने लेफ़्ट अंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी को ब्लॉक कर दिया, तो उसकी वजह से कौन सा जो एरिया है उस पर अफेक्ट होगा, तो उसके लिए आपने क्या सिलेक्ट करना है, एंटीरियर वॉल एंड एंटीरियर सेप्टम ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके अलावा लैड इज़ द मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व आर्टरी इन MI। तो MI में सबसे ज़्यादा जो आर्टरी इन्वॉल्व होती है वो कौन सी है, LAD, और ये कितने परसेंट केसेस में होता है, तो 45% है। अब दूसरी जो है हमारे पास आर्टरी जो है मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होती है वो है राइट कोरोनरी आर्टरी। अब अगर फ़र्ज़ किया इसमें की वजह से आएगा, तो इन्फॉक्शन हमारे पास कौन कौन से एरिया का होगा, तो है पोस्टीरियर वॉल का, पोस्टीरियर सेप्टम और पेपिलरी मसल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके अलावा RCA इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व आर्टरी इन MI। फर्स्ट थी हमारे पास लेफ्ट LAD, सेकंड पे हमारे पास जो है वो RCA है, थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाती है ओक्लूजन ऑफ लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी लीड्स टू इन्फेक्शन ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमारे पास तीन है, LAD पे इफेक्ट होगा तो क्या होगा, RCA पे होगा, इसके अलावा लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स का होगा तो क्या होगा। अब जो कि हमारे पास जब MI
का पेशेंट आता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें हमारे पास जो प्रोग्रेशन है एकदम से हो या सडन हो। जब हमारे पास फ़र्ज़ किया थिकनेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, ओक्लूजन हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, अगर फ़र्ज़ किया पहले 50 थी, फिर 60% जो है हमारे पास ल्यूमन जो है वो ओक्लूड हो रहा है, इसी तरह 70 80 90, फिर एट द एंड हमारे पास 100 पे जाएगी। अब जो जो हमारे पास बढ़ता जा रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो वाल्व इन्वॉल्व है, फ़र्ज़ किया वो सबसे पहले एक लेयर को इन्वॉल्व करेगी, फिर दो को, फिर तीन को। जब तीन को इन्वॉल्व करेगी तो उसे हम बोलेंगे इंट्रास्म्यूरल, ठीक है। इसी तरह अगर फ़र्ज़ किया हमारे पास किसी एक लेयर को इन्वॉल्व किया हुआ है इस्कीमिया ने या नेक्रोसिस ने, तो उसकी वजह से हमारे पास जो ईसीजी के ऊपर चेंजेस होंगी वो डिफरेंट होगी। अगर ट्रांसम्यूरल है तो ईसीजी पे हमारे पास चेंजेस क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। अगर तो एक को इन्वॉल्व किया हुआ है तो वो क्या है, आप इस तरह निमोनिक से याद रख सकते हैं कि एक कम है तो उसके अंदर हमारे पास क्या होगी, डिप्रेशन होगी। और अगर फ़र्ज़ किया तीनों लेयर्स इन्वॉल्व हैं जिसे हम बोलते हैं ट्रांसम्यूरल, तो उसकी वजह से क्या होगी हमारे पास, ये तीन ज़्यादा हैं तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगी, एलिवेशन शो होगी। तो यही चीज़ बुक में इन्होंने दी हुई है कि इनिशियल फेज ऑफ इन्फॉक्शन लीड टू सब एंडोकार्डियल निक्रोसिस इन्वॉल्विंग लेस दैन 50% ऑफ द थिकनेस, और ईसीजी में हमारे पास चेंजेस क्या शो होंगी, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन। तो कंटिन्यूड सीवियर इस्कीमिया लीड टू ट्रांसम्यूरल निक्रोसिस, ट्रांसम्यूरल का मतलब है तीनों लेयर्स को इन्वॉल्व करता है जो, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगी, ईसीजी चेंजेस हमारे पास क्या शो होंगी, एसटी सेगमेंट एलिवेशन, ठीक है। अब लेबॉर्ट्री टेस्ट आप किस तरह डिटेक्ट करेंगे कि कार्डियक जो मसल है हमारे पास उसमें नेक्रोसिस है या नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास दो एंजाइम्स हैं, एक है ट्रोपोनिन आई और दूसरा है CK-MB लेवल। अब ट्रोपोनिन आई जो है हमारे पास मोस्ट सेंसिटिव है एंड स्पेसिफिक मार्कर है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर MI के लिए अगर कोई MCQs आए तो वो कौन सा है, तो वो ट्रोपोनिन आई है। अब लेवल जो इसके रेस करते हैं वो 2 to 4 आवर्स में रेस करते हैं, पीक करते हैं 24 आवर में, और नॉर्मल रिटर्न हो जाते हैं वो 7 to 10 डेज़ के अंदर। इसके अलावा अगर आपने री इन्फॉक्शन को चेक करना है कि कोई इस तरह का पेशेंट है कि जिसमें पहले से MI हुआ हुआ है, तो उसके अंदर जो ट्रोपोनिन आई लेवल है वो इतना स्पेसिफिक नहीं है, या उस कह सकते हैं कि वो ऑथेंटिक नहीं है। तो आपने जो इस तरह के पेशेंट हैं उनमें जो लेवल चेक करना है वो है CK-MB लेवल। तो CK-MB लेवल यूज फॉर डिटेक्टिंग री इन्फॉक्शन that occurs days after initial MI. CK-MB levels rise 4 to 6 hours after infarction, peaks at 24 and return to normal by 72 hours. अब आप डिफरेंस देख सकते हैं कि ट्रोपोनिन आई और CK-MB लेवल में टाइमिंग का डिफरेंस जो है। अब हम ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं, तो इसके लिए बहुत कॉमन और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है निमोनिक है, जो सिंपल है MONA, मोना। M फॉर मॉर्फिन, O फॉर ऑक्सीजन, N फॉर नाइट्रेट और A फॉर एस्पिरिन। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इस कंडीशन में, या अगर आपके पास कोई भी इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के साथ पेशेंट आता है तो उसके लिए हमारे पास क्या है, सैलिसाइक्लिक एसिड, या हमारे पास जो है वो एस्प्रीन है। तो इसमें आपने क्या करना है, एस्प्रीन और हेपरिन देनी है, जो कि क्या करेगा, लिमिट करेगा थ्रोम्बोसिस को। इसके अलावा आप ऑक्सीजन देंगे, वो क्या करेगा, मिनिमाइजेस इस्कीमिया करेगा। इसके अलावा नाइट्रेट्स आप देंगे जो क्या करेंगे, वेजोडाइलेट करेंगे वेंस और कोरोनरी आर्टरीज़ को। बीटा ब्लॉकर देंगे जो कि हार्ट रेट को डिक्रीज़ करेंगे, और जिसकी वजह से हमारे पास जो है हार्ट मसल का जो निक्रोसिस की तरफ बढ़ रहा है वो क्या होगा, स्लो डाउन हो जाएगा। अब इसका बीटा ब्लॉकर्स का इफेक्ट किस तरह है कि डिक्रीज ऑक्सीजन डिमांड करते हैं और डिक्रीज रिस्क ऑफ एरिथमिया भी हमारे पास करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आ जाता है हमारे पास एस इनहिबिटर। एस इनहिबिटर क्या करेंगे, डिक्रीज LV डायलेशन, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो डायलेट हो रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। इसके अलावा आप क्या दे सकते हैं, फिब्रिनोलिसिस और एंजियोप्लास्टी। अब इनका काम क्या है कि ये ब्लॉक वेसल जो हैं उनको ओपन करते हैं, ठीक है। तो फिब्रिनोलाइसिस और एंजियोप्लास्टी जो है हमारे पास क्या करती है, ये ओपन करती है ब्लॉक वेसल को। इसके अलावा हमारे पास रीपरफ्यूजन ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, डैमेज सेल रिजल्ट इन कैल्शियम इनफ्लक्स। अब जितने भी हमारे पास वो डैमेज सेल्स हैं जो कि नेक्रोसिस की वजह से डैमेज हो गया, तो उसमें क्या होगा, हमारे पास इन्फ्लक्स होगा कैल्शियम का, कैल्शियम आयन का, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, हाइपर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोफिब्रिल्स होगी। तो रिटर्न ऑफ ऑक्सीजन एंड इन्फ्लेमेटरी सेल में लीड टू फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। अब रीपरफ्यूजन की वजह से क्या होगा, हमारे पास फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन होगी। जब फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन होगी तो उसकी वजह से हमारे पास जो टर्म यूज़ होती है जिसे हम बोलते हैं रीपरफ्यूजन इंजरी, ठीक है।
तो हमारे पास जो इस्कीमिया वो भी डेंजरस है। इसके अलावा अगर आप ब्लड फ्लो दोबारा से उस एरिया का शुरू करेंगे तो उसकी वजह से हमारे पास जो चांसेस है रीपरफ्यूजन इंजरी के वो भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन आर क्लोजली रिलेटेड टू ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक चेंजेस। अब जो एमआई के पेशेंट हैं उसके अंदर आपने माइक्रोस्कोपिक और माक्रोस्कोपिक दोनों चेंजेस को नज़रअंदाज नहीं करना। तो आपके पास ये टेबल दिया हुआ इन्होंने, ये सिंपली आपको रट्टा मारना पड़ेगा। तो ये है कि इसमें से आपके लिए इम्पोर्टेंट जो है वो कुछ एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये टेबल जो हमारे पास दिया हुआ है कि एक तरफ इन्होंने टाइम लिखा हुआ है, तो जब हमारे पास ड्यूरेशन लेस देन 4 आवर्स का होगा तो उसमें हमारे पास जो ग्रॉस चेंजेस हैं वो कौन सी नज़र आएंगी, तो कोई भी ग्रॉस चेंजेस नहीं होंगी, माइक्रोस्कोपिकली चेंजेस भी कोई भी नहीं शो होंगी। लेकिन कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, हमारे पास कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और इरिथमियास के चांस बढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जब 4 to 24 आवर्स की ड्यूरेशन होगी तो उसमें हमारे पास क्या होगी, ग्रॉस चेंजेस में डार्क डिस्कलरेशन हमें शो होगी। इसके अलावा माइक्रोस्कोपिक चेंजेस में हमारे पास क्या होगी, कोगुलेटिव निक्रोसिस शो होगी। इसके अलावा मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, एरिथमिया हो सकता है। इसके अलावा 1 to 3 डेज़ है तो इसके अंदर हमारे पास ग्रॉस चेंजेस में येलो पैलर शो होगा हमें। माइक्रोस्कोपिक चेंजेस में हमारे पास क्या होगी, न्यूट्रोफिल जो कि साइन है एक्यूट इन्फ्लेमेशन का। ठीक है, तो फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस रिप्रेजेंट्स एज चेस्ट पेन विद फ्रिक्शन रब। तो इसमें हमारे पास कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, तो फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। इसके अलावा 4 to 7 डेज़ में हमारे पास वही येलो पैलर शो होगा और हमारे पास माक्रोस्कोपिक चेंजेस में क्या होंगे, अब माक्रोफेज हमें शो होंगे जो कि साइन ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है हमारे पास। अब रप्चर ऑफ वेंट्रिकुलर फ्री वॉल लीड टू कार्डियक टेम्पोनार्ड, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम और पेपिलरी मसल। ज़ाहिरी बात है जो हार्ट का कोई भी फ़र्ज़ किया चैम्बर है तो पेपिलरी मसल के साथ अटैच है। अगर फ़र्ज़ किया हमारे पास पेपिलरी मसल का हमारे पास नेक्रोसिस हो रहा है तो उसमें इलास्टिसिटी वो क्या कर रहा है, लूज़ करता जा रहा है। एट द एंड रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास ये यहाँ से रप्चर होगा। जब ये रप्चर होगा तो उसकी वजह से हमारे पास जो कंडीशन होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, पेपिलरी मसल निक्रोसिस की वजह से हमारे पास ये सारा कुछ हो रहा है। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास 1 to 3 वीक्स में क्या होगा कि रेड बॉर्डर इमर्ज एज ग्रेनुलेशन टिश्यू इंटर्स फ्रॉम एज ऑफ इन्फॉर्म ग्रेनुलेशन टिश्यू विद प्लम फिब्रोब्लास्ट कोलेजन एंड ब्लड वेसल। इस तरह मंथ्स में आएगा वाइट स्कार फाइब्रोसिस। एट द एंड रिजल्ट क्या होता है, हमारे पास जब भी कोई इस तरह की सेल डेथ वगैरह होती है तो फाइब्रोसिस होता है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं, एन्यूरिज्म, म्यूरल थ्रोम्बोसिस और ड्रेसलर सिंड्रोम। तो इम्पोर्टेंट टर्म है आपके लिए ड्रेसलर सिंड्रोम, आगे हम जब मज़ीद पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे ये क्या होती है। ये कुछ डायग्राम्स इन्होंने दी हुई हैं, तो माइक्रोस्कोपिकली आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ल्यूमन है। ये फ़र्ज़ किया हमारे पास ल्यूमन है तो इसके अंदर हमारे पास ये सिंपल क्या है, थ्रोम्बोसिस है। लेकिन ये थ्रोम्बोसिस जो है हमारे पास क्या इनकम्प्लीट है। इसी तरह आप ये देख सकते हैं वेसल है, जो वेसल के अंदर आप ब्लैक सा एरिया देख सकते हैं तो ये कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन शो कर रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अगर ये वेंट्रिकल है तो वेंट्रिकल की थिकनेस आप देखें क्या है। इसके अलावा माक्रोस्कोपिकली चेंजेस क्या हमारे पास शो होंगी, तो इसमें आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन बैंड जो है निक्रोसिस शो हो रहा है। इसी तरह मायोकार्डियल इन्फाक्शन की पिक्चर शो दी हुई है इन्होंने, न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेट आप देख सकते हैं इस पर। और ये इसी तरह कुछ मज़ीद पिक्चर्स दी हुई हैं। तो ये थी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।